नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में किसान सशक्तिकरण और आय वृद्धि पर जोर। बीबीजी रामजी योजना से गांव में रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी। किसान और डिजिटल टेक्नोलॉजी से किसानों को आय दोगुनी करने का प्रयास। शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका। मुंबई अध्यक्ष राकेश धामा ने बीजेपी का दमन। सीट बंटवारे पर नाराजगी बनी बड़ी वजह। 3 विधायकों की नाराजगी पर बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा। पटना एयरपोर्ट पर सवालों से किया किनारा। बोले, एक ही बात बार बार क्या कहे, अभी दिल्ली जा रहे हैं। अरेराज में बीजेपी का अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित। राबड़ी आवास मुद्दे पर कृष्णनंदन पासवान का हमला। सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक सुनील मणि ने किया। सूरत में 400 लोगों का अचानक पलायन। घुसपैठ का शक। एसआईआर सर्वे में ताले मिले। सांसद ने जांच की मांग की। दलाल बोले, बांग्लादेशी होने की आशंका। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बीबीजी रामजी जैसी दूरदर्शी योजनाओं के माध्यम से गाँव में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए क्रांतिकारी पहल शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता है और यदि वे खुशहाल होंगे तो इसका लाभ न केवल उन्हें बल्कि पूरे देश और राज्य को होगा। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है अन्नदाताओं की आय दोगुनी की जा सके। भाइयों बहनों, किसान हमारे अन्नदाता है और वो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे तो न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि देश का और राज्य का भी कल्याण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने हमारे अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास करे हैं। आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन, उनका सम्मान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में 9 लाख के लगभग अन्नदाताओं को प्रतिवर्ष ये किसान सम्मान निधि योजना का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल रहा, जहां शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष राकेश यादव ने भारतीय जनता का दामन थाम लिया है। यह घटना बीजेपी विधायक पराग शाह की मौजूदगी में हुई, जिससे सियासी गलियारों की तर्जा तेज हो गई है। राकेश यादव लंबे समय से एनसीपी की मुंबई इकाई का चेहरा रही, जहां उन्होंने पार्टी के लिए कई साल तक काम किया और स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की थी। वह एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष के रूप में संगठन का नेतृत्व करती थी और पार्टी के लिए उम्मीदवारों की सूची भी तैयार करती थी। परंतु इस साल होने वाले बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर डिसटेस्टिफिकेशन यानी कि नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को गठबंधन में अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई, जिसको लेकर राकेश यादव काफी असंतुष्ट थी। यही नाराजगी आखिरकार निर्णायक साबित हुई और राकेश यादव ने अब बीजेपी का समर्थन चुन लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें घाटकोपर से बीजेपी का नगर निगम उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसी कदम को शरद पवार गुट को मुंबई में बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को अब स्थानीय स्तर पर और अधिक मजबूती मिल सकती है। राज्य की राजनीति में यह बदलाव आगामी बीएमसी चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने राकेश यादव का स्वागत करते हुए इसे अपनी ताकत बताने वाला कदम बताया। खासकर शहर में अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में अब देखना दिलचस्प यह होगा कि एनसीपी और बीजेपी दोनों ही इस सियासी बदलाव का चुनावी लाभ कैसे उठाते हैं और मतदाता आगे किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक नाराजगी को लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बचते नजर दिख रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से बचते नजर दिखे और कहा कि घर से निकलते हैं तो वहां भी आप लोग रह जाते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहां भी रहते हैं, लेकिन एक ही बात बार बार क्या बोले, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। यार डेरा से निकलते सर फिर से सर चलिए अब फिर से कैसे होगा, एक ही बात। हैप्पी न्यू ईयर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं आम लोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा करेंगे, जहां पर बात की जाए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं आम लोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा करेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बात करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे अटल स्मृति सम्मेलन की श्रृंखला के तहत गोविंदगंज विधानसभा के अरेराज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील मणि तिवारी ने किया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने राबड़ी आवास से गमला ले जाने के मुद्दों को लेकर लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, लालू परिवार को सरकारी बंगला खाली करने में परेशानी हो रही है और राजद व लालू परिवार का स्वभाव रहा है कि वे सरकार की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि इनके डीएनए में ही पंखा है, बल्ब, कुर्सी से लेकर गमला तक ले जाना शामिल है और सरकार की संपत्ति को लूटना इनकी आदत बन चुकी है, जिसे जनता भली भांति देख रही है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसी उद्देश्य से अटल स्मृति सम्मेलन के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आज गोविंदगंज में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी संख्या में आए थे और हमारे मोतिहारी लोकसभा के जितने भी विधायक हैं सभी लोग आए थे। मैं सभी विधायक को धन्यवाद देता हूं और इस ठंड के मौसम में जो हमारे कार्यकर्ता हैं मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस मौसम के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आए, कार्यकर्ता हमारे आए हैं। इसलिए इस कार्यक्रम से ऊपर राबड़ी जी या लालू जी या कोई है क्या? कानून कानून होता है, नियम नियम होता है। तो कानून के अंतर्गत नियम के तहत राबड़ी आवास खाली कराया जा रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें विरोधियों को है तो वह मचाने का मचाते रहे, उनके संस्कार उनके डीएनए में तो ऐसा ये है। अरे तो ये घटियापन का हद है, सीमा पार कर गया। लोग सुनते नहीं है कि राजद के लोग पंखा खोल लिया सरकारी, टेबल उठा कर ले जा रहा है सरकारी। तो ये तो निचता कहिए, घटियापन कहिए, घटिया सोच। सूरत के एक इलाके में बंगला बस्ती से जुड़े 400 से अधिक लोगों के अचानक पलायन का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सूरत के सांसद मुकेश दलाल ने राष्ट्रीय समाचार से खास बातचीत में कई अहम बातें कही।
सांसद मुकेश दलाल ने कहा, सूरत और पूरे गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इसी बीच इतने बड़े पैमानों पर लोगों का अचानक गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि संदेह पैदा करने वाला है। उन्होंने बताया, अब बीएलओ डोर टू डोर सर्वे के लिए पहुंचे तब कई घर पर ताले लगे हुए मिले। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। सांसद दलाल ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि यह लोग कहां गए, इसकी जांच की जाए। यदि इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। उनके साफ शब्दों में कहा कि यह लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों की संख्या में घुसपैठिए देश में मौजूद है। शहर की बात की जाए तो सूरत शहर में अब एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बांग्लादेशी वसाहत, जिसे बंगला बस्ती कहा जाता था, जिसका नाम सैरा नगर है, वहां से कई बांग्लादेशी घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ मुद्दा ये माना जाता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर गए हैं, और कुछ मुद्दों में ये माना जाता है कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से पुलिस ने कार्यवाही की थी बांग्लादेशी जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों के खिलाफ। तो हमारे साथ सूरत के सांसद मुकेश दलाल जी उपस्थित हैं। सर, आप बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसको देखते हैं? गुजरात में और सूरत में एसआईआर की कामगिरी सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक चल रही है, और इसमें ध्यान पे आया कि जब बीएलओ 1 डोर टू डोर संपर्क करने फॉर्म देने के लिए जाते हैं, तब सूरत के कोई एक विस्तार में 500 लोग घर को ताला मार के चले गए। अब ये बड़ा संशय पैदा कर रही है कि जब बीएलओ 1 आपके घर पे फॉर्म देने के लिए मतदार यादी में फॉर्म नाम ऐड कराने के लिए तब आप ताला मार के चले गए। ये निश्चित ही पने बांग्लादेशी घुसपैठिया होंगे। तो मैंने कलेक्टर को और कमिश्नर को पत्र लिख के डिमांड की है कि जो लोग घर छोड़ के चले गए हैं उनको ढूंढना चाहिए, और अगर इनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है भूतकाल का तो इन पे कड़क से कड़क कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वो लोग भारत देश के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश के या रोहिंग्या घुसपैठिया है, तो उनको तुरंत से तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश की एकता और अखंडता के लिए देश के युवाओं और महिलाओं के भविष्य लेके बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी, अगर एसआईआर की प्रक्रिया ना होती तो भारत देश में ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, क्या ये और बड़े जो वारदात है उसको अंजाम दे पाते? बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन चुनाव कमीशन जो एसआईआर की कामगिरी निष्पक्षपणे करवा रहा है, और इसमें पूरे देश में लाखों घुसपैठिया है, वो बात बाहर आई है, और इनके पास जो भी कोई प्रूफ इकट्ठे किए वो भी इलीगल है। तो इलेक्शन कमीशन को मैं, चुनाव कमीशन को मैं बधाई देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज इनकी गवर्नमेंट में एसआईआर की कामगिरी बिल्कुल निष्पक्षपण हो रही है, जिसमें बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी कोई घुसपैठिया पूरे देश में है वो पता चल जाएगा, या तो वो भाग जाएंगे या फिर आगे इनके पे कार्रवाई होगी। जो ये घुसपैठिए हैं इनको कैसे भारत में आने को मौका मिलता था? क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले भी ये रोहिंग्या आए होंगे। आपको क्या लगता है इस मामले में? कांग्रेस की नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। 1971 में मुझे याद है मोरारजी देसाई जी ने कहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकिए, बंदूक की नोक पे रोकिए, मशीन गन से रोकिए, और मशीन गन से भी अगर ये नहीं रुकते हैं तो इनको तोप गोला से उड़ा दीजिए। ये देश के लिए खतरा है। और वही बात 80 के दहाके में आसाम में जो आंदोलन हुआ, इसमें बात बाहर आ गई। कांग्रेस की नीति रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की, चुनाव जीत नहीं पा रही है, और आज मुझे कहना नहीं चाहिए मगर
तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है, ममता बनर्जी है, वो घुसपैठिया के लिए हॉट फेवरेट हब बन गई है। पूरी अरेंजमेंट वो पार्टी करती है। पश्चिम बंगाल में इनको आधार कार्ड देती है, इनको चुनाव में नाम दाखिल करवाती है और पूरे देश में बाद में इनको फैलाती है। पश्चिम बंगाल एक पूरा घुसपैठिए के लिए एक आदर्श केंद्र बन गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश दलाल जी उपस्थित है जो सूरत के सांसद हैं और उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पर जिस तरह से कार्यवाही की जानी चाहिए थी वो पिछली सरकारों ने नहीं की और अब चुनाव इलेक्शन के एसआईआर कार्यवाही के दौरान ये सारा मामला खुल के सामने आया और अब बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो वापस अपने देश भाग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर सरकार को और भी कड़क से कड़क कार्यवाही करनी चाहिए। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। में सामने आई यह वारदात दिल को दहला देगी। जिस मामा को भांजे की हिफाजत करनी थी वही उसका कातिल निकला। 3 दिन के भीतर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इस जघन्य हत्याकांड के मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाथनगर थाना क्षेत्र में युवक अभिषेक की बेरहमी से हत्या कर शव को 3 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया। शुरू में मामला मोबाइल की किस्त और दोस्तों के बीच विवाद का बताया गया। खुद मृतक का मामा संतोष सामने आकर बयान दे रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और तकनीकी जांच ने उसकी साजिश की परतें खोल दी। पुलिस ने सबसे पहले अभिषेक के 3 दोस्तों राधे, आयुष और ऋतिक को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तीनों ने कबूल किया कि हत्या की साजिश अभिषेक के मामा संतोष ने रची थी और इसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए संतोष ही पुलिस को सूचना देने वाला बना था। मामले में पुलिस ने क्या कहा, सुनते हैं। जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। तो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्ज़ापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल ये भी मिर्ज़ापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार जो कि इसका मामा है, ये वही बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। जो हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां बीजेपी ने अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 66 प्रत्याशियों की टिकट दिया गया। इस सूची में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार के 2 नाम शामिल होने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। राहुल नार्वेकर के भाई और उनकी पत्नी दोनों ही इस बार बीएमसी चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। वहीं दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके में वार्ड नंबर 226 से बीजेपी ने मकरंद नार्वेकर को टिकट दिया है, जो राहुल नार्वेकर के भाई है। वहीं वार्ड 227 से हर्षिता नार्वेकर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जो राहुल नार्वेकर की भी भाभी है। वहीं बीजेपी की पहली सूची में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट मिलने को लेकर अब राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई। अब देखना होगा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मतदाता इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को मान्यता देने के अपने पहले फैसले को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन पर और अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे थे कि वे अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सहित पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने में लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का उद्देश्य अरावली को बचाने का नहीं बल्कि इसे बेचना था,
जयराम रमेश ने कहा कि वर्तमान में हम जितने प्रदूषण में जी रहे हैं उससे और अधिक प्रदूषण पैदा करने की योजना थी, जिस कारण उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर और विचार और अध्ययन करने का निर्देश दिया है। जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव से इस्तीफा देने की मांग की क्योंकि उन पर लगाए गए गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुए। उन्होंने कहा उनका लक्ष्य अरावली में हरियाली लौटाना है जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है और वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सेंगर रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने के बाद मामले को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया का दौर जारी है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील हेमंत मौर्य से बातचीत की, जिन्होंने कहा जो राहत पीड़िता को मिली है ये अभी के लिए राहत है, जीत नहीं है। उन्नाव रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट में आज बहस थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है जिसपे जमानत पर कुलदीप सेंगर पे स्टे लगा दिया गया। हमारे साथ एडवोकेट हेमंत मौर्य जी हैं। एक बड़ी जीत देखते हैं किस तरीके से पहला आदेश है, बहुत बड़ी राहत है। राहत बोल सकते हैं, जीत नहीं बोल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये हार और जीत की बात हो सकती है आम लोगों के लिए, एक लेमैन के लिए, लेकिन एज ए लॉमैन और पीड़िता के परिवार का बहुत करीबी मैं उसका और अन्य मामलों को भी मैं देख रहा हूं और खुद पीड़िता के लिए भी ये हार जीत की बात नहीं है, उसके सर्वाइविंग की बात है, उसके जिंदा रहने का ये सवाल है। और अभी जो रिलीफ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो रिलीफ वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से अपराधी को मिला था, उस पर स्टे लगाया गया और 4 वीक का समय दिया गया डिफेंस काउंसिल को कि अपना वो काउंटर एफिडेविट फाइल करें। जब वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे उसके आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, तब जाके इसमें फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन अभी के लिए एक आंतरिक रिलीफ है जो संतुष्टिजनक है। लेकिन दूसरी तरफ से भी क्योंकि बातें रखी गई, सीबीआई ने भी अपनी बातें रखी, क्या सीबीआई जो है पूरी तरीके से जो दलीलें थी वो जो विक्टिम उसके फेवर में रही इस बार? इस स्टेज पे जो दलीलें थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी, है ना, क्योंकि स्टे लगाना बहुत ज़रूरी था और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि भाई किसी भी मामले में इनको अभी बाहर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि ऑनरेबल जो लर्नेड सीरियन काउंसिल थे उनका ये भी पक्ष था कि ये केवल एक रेप का मामला नहीं है और रेप करने के बाद से उनके फादर को अपराधी ने मरवाया भी, उस मर्डर केस में भी ये अभी तक अंदर है, तो स्टेटस मेंटेन रखी जाए। ये भी एक पॉइंट था कि स्टेटस मेंटेन रखी जाए और उनको अभी बाहर न छोड़ा जाए, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला पूरे देश के लिए ये सेंसेशन का विषय है। लेकिन क्योंकि जैसे अभी बहस चल रही थी तो वीआईपी प्रोफाइल का भी जिक्र हुआ था कुलदीप सेंगर को लेकर, क्या ये जो प्रोफाइल है इसको भी चिन्हित किया गया है? देखिए, वीआईपी प्रोफाइल और नॉन वीआईपी अंडर द लॉ देयर इज नो वीआईपी। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज सेम, ट्रीटेड एज ए सेम अंडर द लॉ। सो वीआईपी वाला कोई पॉइंट अंदर तो डिस्कशन में नहीं आया और ये बेसिकली रिलीफ जो है हम सबों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, साइन ऑफ होप है, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, पूरे देश की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। आगे अब इस केस में आगे क्या रहने वाला है, थोड़ा सा इसमें जो ये जो 4 वीक के बाद काउंटर एफिडेविट फाइल होगा उसके बाद बोलेंगे। आपका जो मेन भी कंसर्न था ये उसके पब्लिक सर्वेंट को लेके था, जो पूरे देश के लिए एक सोचने की और चिंता का विषय था कि भाई पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन में एमपी एमएलए और ये जो राजनेता हैं उसका तो लूपहोल्स उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई लकीर की फकीर होने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रॉडर सेंस पे देखने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि लॉ में चेंजेज हो, पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को बदला जाए और ऐसे नए लॉ आए जिससे जो आम बेटियां हैं, जो पीड़िता हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव लोग हैं और पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाले जो अपराधी हैं, उन पे शिकंजा कसा जाए।
खासतौर पर क्योंकि जब ये इतना बड़ा फैसला जब आता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि और भी ऐसे केसेस है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड की बात करें, कितना बड़ा रिलीफ जो है खासकर उन बच्चियों के लिए भी है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से इस आस में रहते हैं कि उनको न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो परिवार है ये भी कहीं टूट गया होता, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ ये कोई आम परिवार नहीं है। ये अंदर से इनकी विल पावर इतनी मजबूत है कि एज ए एडवोकेट भी मैं जब इनकी काउंसलिंग करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो मैं सोच के इंसान मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा विल पावर है कि इतना लड़ने की क्षमता हो। इतने कड़ाके की ठंड में अगर वो हुआ तो भाई प्रोटेस्ट पे बैठ रही है लड़की, उसके साथ कितना ज्यादती हुआ है, कितना अपराध हुआ है कि उसके लिए ये जीने और मरने का सवाल है। और ये लड़की अपने आप में पूरे देश के लड़कियों के लिए, पूरे देश की बेटियों के लिए मिसाल है। और ये हो सकता है ये जजमेंट भी जो आएगा वो सबके लिए होगा और पूरे देश की पीड़िता का इससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पीड़िता से भी जिस तरह से बयान दिया, अभी भी उनको धमकियां दी जा रही है, सुरक्षा का एक बड़ा जो है मुद्दा अभी भी बन रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर खासतौर पर चिंतित दिखाई दे रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर भी कोई बात? ये पर्टिकुलर विषय में हाईकोर्ट के जजमेंट में ही सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा गया है। उसमें पारा आप पढ़िएगा तो उसमें पूरी तरह से परिवार की सुरक्षा के गाइडलाइंस तय किए गए हैं। लेकिन जो थ्रेट का बात कर रहे हैं आप, जो थ्रेट का बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस थ्रेट अभी भी बना पड़ा है। आप देखिए ये एक लेमैन के तरफ पे भाई कोई भी बच्चा भी कोई समझ जाएगा। आप बोल दिए कि भाई अपराधी को इसके 5 इस दायरे में नहीं आना है, अपराधी तो खुद आता नहीं है, वो तो अब एसोसिएट्स के द्वारा सब काम करवाता है ना। तो अभी भी कल का जो जंतर मंतर में प्रदर्शन था, इसके मदर के ऊपर हमला हुआ गुंडों के द्वारा, ये मीडिया में चल रहा है। कई मीडिया इसको दिखा रही है, कई मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि उसके ऊपर थ्रेट है। आज उसके परिवार के सदस्य का मुझे कॉल आया, चाचा का जो माइनर बेटा है उसको स्कूल से निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला बहुत संगीन हो गया है और हमें अपनी थ्रेट की ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। उसके लिए भी हम लोग सेपरेट कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये परिवार अभी भी किस डर में है, किस डर के माहौल में है। और अपराधी अगर बाहर आता है तुरंत उसके एसोसिएट्स एक्टिव होंगे, उसके गिरोह एक्टिव होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा कि भाई मेरे आका इतने बड़े अपराध करके सुरक्षित हो सकते हैं, तो फिर किसी को मारना ये तो उनके लिए आम बात हो जाएगा। और ये पीड़िता के लिए ही नहीं, इनके लिए बहुत खतरे का विषय है। इससे पहले जो एडवोकेट थे उनके साथ क्या हुआ पूरा देश जान रहा है। तो मुझे तो सरकार से गुहार है कि उनके अधिवक्ता को भी पूरी सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्नाव रेप केस में लगातार एक से एक बढ़कर जो नए खुलासे निकल के सामने आए हैं, पीड़िता ने अपनी बात लगातार रखी है। पीड़िता लगातार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जो है उनके परिवार को, उनको जान का खतरा है। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि एडवोकेट्स भी ये कह रहे हैं कि ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन ये पूरी राहत नहीं है, इसमें अभी और भी चीजें बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें जब रखी जाएंगी और उन दलीलों के आधार पर इस पूरे केस को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन खास तौर पर अगर एडवोकेट्स की बात करें या पीड़िता की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़ी आस है और हम ये चाहते हैं कि कुलदीप सेंगर को जो है वो फांसी की सजा हो। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।